प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें? वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चश्मा। then it becomes a cakewalk for you. आप जा रहे हो पूरा जिला को संभालने। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ चढ़ी गई। ट्रेंड किसी ऑप्शनल का नहीं होता, ट्रेंड सिर्फ एक ही चीज का होता है, आपकी मेहनत का। Hello UPSC aspirants, I welcome you all to the PW amazing channel UPSC वाला। जब UPSC वाला पे हमने UPSC के मोस्ट अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी बैचेस अनाउंस किए, चाहे वो 2023 एस्पिरेंट्स के लिए प्रहार बैच हो, चाहे वो 2024 UPSC एस्पिरेंट्स के लिए संकल्प बैच हो, चाहे हम लोग का प्योर इंग्लिश बैच हो टाइटन फॉर 2024 एस्पिरेंट्स। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिखे, हमें मेल किए, इंस्टा पे डीएम किए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए जिनको आंसर करना अब नेसेसरी हो गया है, और इसके लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ टीचर और हमारी पूरी टीम प्रहार, संकल्प और टाइटन की यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है। कुछ टीचर्स अभी इस राउंड में हैं, एक और राउंड होगा वहाँ और टीचर्स होंगे। तो कुछ हम लोग बातें करेंगे, कुछ चीज़ें सीखेंगे यूपीएससी की तैयारी की, यूपीएससी की जर्नी की। कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को यहाँ पे मैं भारत के बेस्ट टीचर्स से पूछूंगा और उनके आंसर्स हम सब सुनेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम है वो हम उसकी तैयारी कैसे शुरू करें। मतलब एक आम इंसान है जिसको लग रहा है यार मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है। अब वो हो सकता हो कॉमर्स स्ट्रीम से रहा हो, साइंस स्ट्रीम से रहा हो, या हो सकता हो वो ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से रहा हो, उसने ग्रेजुएशन कर रखा हो, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो सकता हो कोई जॉब कर रहा हो सकता हो जॉब नहीं कर रहा हो। तो उसको क्या पहले से आना चाहिए, क्या चीज़ उसकी पढ़ी हुई हो पहले से, या कुछ नहीं पढ़े होना है, क्या उसको पहले से मैथ्स आनी चाहिए, क्या उसको पहले से उसको हिस्ट्री, उसकी हम लोग को ऐसा लगता है नॉर्मल इंसान को कि यार हिस्ट्री बहुत पूछी जाती है, पेपर पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर पता होना चाहिए, तभी यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो एज अ बिगनर कैसे स्टार्ट करें, मेरा क्वेश्चन है हमारे रिस्पेक्टेड कपिल सर से कि सर एज अ बिगनर जिसको कुछ भी नहीं पता वो यूपीएससी की तैयारी कैसे शुरू करें। थैंक यू सो मच सर। सो एस्पिरेंट्स वेलकम ऑल टू यूपीएससी वाला। जैसा कि एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन हर स्टूडेंट पूछता है, या हर एस्पिरेंट जो इस मार्केट में आता है प्रिपरेशन के लिए आता है, वो यही पूछता है कि हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें मार्केट से बाय करनी है। इतनी नॉइस है, इतना कंटेंट है, इतने चैनल्स हैं, इतनी कोचिंग्स हैं, तो कैसे उस क्लटर को हम हटाएं, डिक्लटर करें, और स्पेसिफिकली हम उस डिमांड को पूरा करें जो यूपीएससी इतने लंबे समय से अपने एस्पिरेंट से डिमांड करती आ रही है। देखिए, सबसे पहले जो आपको करना है, आपको सिलेबस को परचेस करना है, सिलेबस को यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड करना है, सिलेबस को थॉरोली पढ़ना है। सिलेबस की हम बात करें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में जीएस या फिर मेंस के सिलेबस में ऑप्शनल्स, आपको पहले इसको एक जॉट डाउन करना है, इसको आपको प्रिंट आउट लेना है और थॉरो इसका आपको एनालिसिस करना है कि यूपीएससी में एग्जैक्टली डिमांड क्या है। क्या यूपीएससी में इकोनॉमिक्स है या इंडियन इकोनॉमी है, क्या यूपीएससी में पॉलिटी है या पॉलिटिक्स है। जब आप ये कर पाएंगे तो आप पहले तो ये समझ पाएंगे कि आपको किस जर्नी पे, किस पाथ पे जाना है, मतलब किस तरफ जाना है। जब आप इसको डिमार्केट कर लेंगे फिर आप आएंगे एनसीईआरटीज पे। अब एनसीईआरटी को लेके भी एक बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स में कि क्या क्लास 6 से सारी एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब बच्चे चले जाते हैं एनसीईआरटीज पूरी पाइल अप करके खरीद लाते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि थोड़ा सा स्ट्रैटेजाइज करना नेसेसरी है। एनसीईआरटी आप कोशिश करिए क्लास 10th ऑनवर्ड्स उठाइए। इनफैक्ट स्पेसिफिकली अगर आप क्लास 11th और 12th की उठाते हैं तो चीज़ें आपके लिए बेटर है। बट हाँ, अगर आपको लगता है क्लास 11 12th की एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप क्लास 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2025 की बात कर रहे हैं, 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में तो आप फिर भी क्लास 6 से उसको ले सकते हैं। तो अब ये देखो, आपका टाइम ड्यूरेशन बताएगा कि आपको क्या कंटेंट पिक करना है। अगर आपके पास कम टाइम है, अगर आपके पास 2023 तक का ही टाइम है प्रीलिम्स देने का, आप 2024 में जा रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी जो है थोड़ी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए यूपीएससी में जो मतलब स्ट्रेट जैकेट अप्रोच है वो सब पे नहीं चलती है। हर स्टूडेंट की अपनी डिमांड है, अपनी नेसेसिटीज़ हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं। चलना सबको एक ही तरफ है, क्रैक सबको यूपीएससी करना है, पर थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। इसके अलावा हमें क्या करना है, एक न्यूज़पेपर से हमें अपना टच बनाए रखना है कंसिस्टेंटली। आप रोज़ 1 घंटा दो न्यूज़पेपर को, लेकिन न्यूज़पेपर को एक बार फ्लिप थ्रू करो। न्यूज़पेपर आप कब फ्लिप थ्रू कर पाओगे, जब आप सिलेबस से वाकिफ होगे, सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा, तो न्यूज़पेपर को आप ऑटोमेटिकली डीक्लटर कर पाओगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें ले पाओगे। एक बार आप एनसीईआरटी से बाहर आ गए, फिर आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार एनालाइज करो स्टैंडर्ड बुक्स के साथ। हर टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक है। एक बात ध्यान रखना है कि एक ही सोर्स उठाना है, वन सोर्स एंड मल्टीपल रिविजन्स एंड मल्टीपल
रीडिंग्स ही आपको यूपीएससी क्रैक कराएगा। ऐसा नहीं कि आपने पॉलिटी की 5 बुक खरीद ली, मैंने डीडी बसु भी पढ़ लिया, मैंने लक्ष्मीकांत भी पढ़ लिया, समझ में मुझे कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने 4 बुक को एक बार पढ़ा। रादर देन आप एक स्टैंडर्ड बुक उठाओ और उसे एक स्टैंडर्ड सोर्स को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ो। जब स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ लोगे तो पीवाईक्यूज को एनालाइज करो और उसके बाद एक अच्छी टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करो। वैसे मैं आपको बताऊं, ये सारी चीज़ें हम अपने बैचेस में प्रोवाइड करेंगे। किस तरह से बेसिक से एनसीईआरटी पढ़नी है, किस तरह से पिनैकल तक जाने तक आंसर राइटिंग करनी है, किस तरह से करंट अफेयर्स को डिकोड करना है, किस तरह से न्यूज़पेपर को एनालाइज करना है और न्यूज़ मटेरियल को किस तरह से अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम 2023 के प्रहार बैच में या फिर 2024 के जो हमारे दोनों बैचेस हैं उस पर हम कंप्लीटली कवर करेंगे। तो अगर आप ये दोनों बैचेस या तीनों बैचेस ज्वाइन करते हैं तो आप यहाँ पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं इस बेस टू पिनैकल की प्रिपरेशन में, जिसको हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। आप देख रहे हैं कि हमने आपको लगभग 1 से 1.5 साल का जो ड्यूरेशन दिया है यहाँ बैचेस का, उसमें ये सारी चीज़ें हम स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप कवर करते चलेंगे। तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी ईजी रहेंगी, आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर कर पाएंगे और क्रैक करने का जो आपका ड्रीम है वो फुलफिल हो पाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूँगा वो मैं लेना चाहूँगा रिस्पेक्टेड स्नेहिल सर से। सो हम लोग ने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हम लोग देखते हैं, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जेई, आईआईटी जेई और नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्योंकि मैं भी उसकी तैयारी करवाता रहा हूं, या बोर्ड का एग्जाम हो गया या डिफरेंट एग्जाम हो गया, उसमें पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्या यूपीएससी के एग्जाम में भी पीवाईक्यू उतने ही इंपॉर्टेंट हैं? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से चीज़ें फंसती हैं? क्या रेपिटेटिव होता है या पहले रेपिटेटिव था अब नहीं होता है? इस बारे में स्नेहिल सर प्लीज़ कुछ बताएं। थैंक यू सर। सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हर एग्ज़ाम के लिए जो कहा जाता है, इट गोज़ विथ यूपीएससी ऑल्सो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के लिए कई बार कॉमन पार्लांस में लोग बोलते हैं कि एवरीथिंग अंडर द सन इज़ योर सिलेबस। मैं अपने क्लासेस में एग्जाम्पल्स के लिए जाना जाता हूँ। तो अगर मैं ये कहूँ कि जब एक एस्पिरेंट इस फील्ड में आता है तैयारी करने और उसको ऐसा फील हो जैसे मानो यूपीएससी का सिलेबस एक मध्य दोपहरी की धूप हो, तो जिस चश्मे से उसको देखना चाहिए वो है सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का चश्मा। उससे क्लैरिटी आएगी, वरना शायद उतने बड़े सिलेबस में आंखें चौंधी आ जाएंगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते हैं तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता चलता है कि किन टॉपिक्स से किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अदरवाइज यूपीएससी का सिलेबस इतना पर्याप्त वास्ट है कि आप ऐसा हो सकता है, कई बार स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स स्टूडेंट से होती है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मिस कर जाते हैं, कम टाइम दे पाते हैं, बिकॉज उनको आइडिया नहीं था कि इससे प्रीवियसली हमेशा क्वेश्चंस रेगुलरली पूछे जा रहे हैं। कई बार हम लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ लेते हैं जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फील दे रहा है ये टॉपिक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने से जो कॉन्फिडेंस आएगा वो आपकी लास्ट डे एग्जाम हॉल की स्ट्रेटजी को डिसाइड करता है। कई बार अक्सर ये देखा जाता है यूपीएससी की फील्ड में कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज हैं जो अक्सर रियलिटी से थोड़ा दूर होती हैं। अल्टीमेटली कई बार स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करके डिमोटिवेट भी होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इकलौता ऐसा सोर्स है जिसको सॉल्व करके आपको ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, किस पे आपको फोकस करना है और कितना इम्फेसिस देना है और कॉन्फिडेंस का बूस्टअप के लिए भी जो काम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता है, मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा किसी चीज़ में हेल्प हो सकती है। तो विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रिपरेशन करना इज़ लाइक इट्स अ ब्लंडर विच नो यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट कैन अफोर्ड एक्चुअली। और जितने स्टूडेंट्स जनरली कम अटेम्प्ट्स में अपने एग्जाम्स को निकालते हैं वो हमेशा अपने साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक गाइडिंग लाइट लेके चले हैं और स्टिक किए हैं। मालूम बहुत लोगों को सबको होता है, पर इसको अप्लाई करने वाले लोग रिलेटिवली ईजिली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। इसमें मेरा एक फॉलोअप क्वेश्चन ये भी है कि प्रहार बैच हो गया, हमारा संकल्प बैच हो गया, तो इनके अंदर क्या हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे, कैसे होंगे, क्या टेस्ट के अंदर वो आएंगे या लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, किस तरह से होगा ये, या कंटेंट के अंदर ही इंक्लूडेड होंगे? सर बिल्कुल बताना चाहेंगे कि हम लोगों ने जिस स्ट्रीमलाइन तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ को अपने प्रहार और संकल्प और टाइटन बैच में प्लान किया है, हमारा ये पूरा फोकस होगा कि जैसे जैसे हम रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट के टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट को कवर करते चलें, वैसे वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बच्चे एस्पिरेंट्स सॉल्व कर लें,
ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हो जाए और उनको रियलिटी चेक हो सके कि एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चंस यूपीएससी के करंट ट्रेंड में है, लगातार यूपीएससी किस ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा है, क्या बदलता हुआ पैटर्न है, और उसको बदलते हुए पैटर्न को हैंडल करने के लिए उनको अपनी अप्रोच में लगातार क्या चेंजेस करने हैं। तो सभी टीचर्स, जैसा कि अनाउंसमेंट में भी बोला गया था, सभी टीचर्स अपने क्लासेस के साथ रेगुलरली करंट अपडेट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसके बिना पूरी प्रिपरेशन अधूरी है। थैंक यू सो मच सर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर, बच्चों ने ये क्वेश्चन सारे भेजे हुए हैं, तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर नानकी मैम कि क्वेश्चन ये है कि भाई दिन भर में टाइम तो 24 घंटे ही है, और उसमें से भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो तो करनी हो, उसके सिवा पढ़ाई के लिए जो टाइम बचा, उतने कम टाइम में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, गिवन दैट कि मेरे पास 1 साल या सिर्फ 2 ही साल है। तो क्या शेड्यूल हो, क्या टाइम टेबल हो, टाइम क्रंच को कैसे संभालें? टाइम क्रंच एक ऐसी चीज़ है जो यूजुअली वर्किंग प्रोफेशनल्स और जो बच्चे कॉलेज में होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। जो बच्चे फुल टाइम प्रिपरेशन में, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो डील कर लेते हैं, क्योंकि हम मेंटर्स, फैकल्टीज गाइड करती है कि भाई आप अपना टाइम टेबल इस पर्टिकुलर तरीके से बना लो। प्रॉब्लम विद द वर्किंग प्रोफेशनल्स एज वेल एज दी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हैं। सो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि दे हैव टू स्क्वीज द टाइम, उनको टाइम चुराना पड़ेगा अपनी डेली रूटीन में से। और साथ साथ एक बात उनको जो ध्यान में रखनी होगी कि अपने ऊपर एक वो ओवरबर्डन ना कर लें, और कभी भी अपने आप को उन लोगों से कंपेयर ना करें जो फुल टाइम प्रिपरेशन को ही डिवोट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उनसे कंपेयर करोगे अपने आप को तो अपने आप को ही डिप्रेशन में डालने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि उनके जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं आप कभी भी उनको मैच नहीं कर पाओगे। तो छोटे माइक्रो प्लान्स बनाएं, मतलब प्लान्स को भी माइक्रो प्लान्स में तोड़ दें। अपना स्टडी शेड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा आधे और 1 घंटे का, क्योंकि हो सकता है आप सुबह जाने से पहले 1 घंटा पढ़ लें, आके 1 घंटा, इंटरवल या ब्रेक में 1 घंटा। तो इस तरीके से जितना डिवाइड करेंगे, माइक्रो मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग करेंगे, उतना ही आपका जर्नी और जो टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब जो यूपीएससी की तैयारी होती है, अगला क्वेश्चन मेरा अखिलेश सर से है कि ये जो यूपीएससी की तैयारी होती है, कहा जाता है इसको करने में 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं, 6 साल लग जाते हैं। कहते हैं ना कि जैसा सर बोल रहे थे, एवरीथिंग अंडर द सन इज़ द सिलेबस, तो पढ़ते रहो, ना जाने कब निकलेगा। बट एक आइडियल सिचुएशन की बात करें या एक प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात करें, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट की बात करते हैं, नॉट इवन एवरेज, एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को अगर सही गाइडेंस मिल जाता है, सही कंटेंट, सही मटेरियल मिल जाता है, सही स्ट्रैटेजी मिल जाती है, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट चीज़ है सही मिलना, पर हम लोग पूरा ट्राई करेंगे उम्मीद है। एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को अगर सारी चीज़ें सही मिल रही है तो सर टोटल कितना टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, ऑप्शनल तक सारी चीज़ें मिला के, प्री मेंस ऑप्शनल, मतलब एवरीथिंग, तो उसे कितना टाइम लगेगा पूरी तैयारी करने में? अलग सर काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया हाँ। आपने, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ इस सवाल के साथ जस्टिस करने का, और पूरी कोशिश करता हूँ कि जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं उनको हेल्प मिल सके। क्या है कि यूपीएससी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम है, और हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो डे 1 से ही जो है वो मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स और मेंस, अगर इन दोनों ही एग्जाम्स की हम बात करें तो आपको जो सिविल सर्वेंट बना रहा है वो मेंस एग्जाम है, और उसमें उस हर्डल में आपको जो रोक रहा है वो प्रीलिम्स एग्जाम है। तो आपकी जो तैयारी है वो मेंस एग्जाम में मार्क्स स्कोर करने की होनी चाहिए और प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने की होनी चाहिए। अब इसके लिए जो मेंस एग्जाम है, जिसमें कि हमारे पास 4 जनरल स्टडीज़ के पेपर्स होते हैं, उसके अलावा अगर हम देखें हमारे पास एसए का पेपर है, और ऑप्शनल के भी 2 एग्जाम्स होते हैं। अब यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, और ये एक्सपीरियंसेस भी हैं, कि जो भी टॉपर्स रहे हैं टॉप 50 में या टॉप 10 में आप देखेंगे तो उनको मेंस में जंग जिताने वाला जो है वो उनके ऑप्शनल और एसए एग्जाम्स हैं। क्योंकि जनरल स्टडीज़ में क्या होता है कि मोर और लेस सबके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो एक जैसे ही हैं, क्योंकि जैसे कि आपने मेंशन किया काफ़ी सारा कंटेंट है मार्केट में और सभी को एक्सेसिबल भी है, तो उसमें उस कंटेंट की अप्रोच जीएस पेपर्स में दिख सकती है। लेकिन जो मेंस एग्जाम में एसए, जिसमें आपके अपने व्यूज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आते हैं, प्लस ऑप्शनल आपका, जिसमें आपकी क्लियर कट इन डेप्थ नॉलेज नज़र आती है। अगर आप टेक्निकल ऑप्शनल्स देखें, फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी है, मैथमेटिक्स लेते हैं लोग, इंजीनियरिंग ले रहे हैं, तो उसमें स्कोर्स बहुत अच्छे भी आते हैं, लेकिन वो ऑप्शनल कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो क्या है इसमें, देखिए अगर देखें तो जब अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें जो जनरली प्रिपरेशन, जैसे अगर हम एज ऑफ नाउ हम नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं, तो नवंबर दिसंबर आर द क्रूशियल मंथ्स फॉर अस एज फार एज प्रिपरेशन फॉर मेंस इज कंसर्न। अब उसमें भी
ऑप्शनल हमें कब करना चाहिए? देखिए क्या होता है, अगर मई एंड में एग्जाम है तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल बिकम्स द क्रूशियल डायमंड मंथ्स। आप उनको छेड़ नहीं सकते मेंस के लिए। तो आपके पास ले दे के नवंबर, दिसंबर और जनवरी बचता है, जिसमें आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हमें क्या करना होता है, हमें अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स और मेंस में ब्रेक कर देना है। और मेंस का जितना भी सिलेबस है, जैसे कि सर ने मेंशन किया थोड़ी देर पहले, आपका जो सिलेबस है उसको थॉरली ब्रेक करिए और 3 महीने में आप सिर्फ 2 चीज़ करेंगे, जो एक आपके मेंस के जीएस का कंप्लीट सिलेबस और एक आपके जो मेंस का ऑप्शनल है उसका कंप्लीट सिलेबस। आपकी पढ़ाई जो होगी होलिस्टिकली होगी। प्रीलिम्स और मेंस का अगर हम बाइफर्केशन करते हैं आज के ट्रेंड को देखते हुए, तो प्रीलिम्स इज मोर और लेस इंक्लाइन टुवर्ड्स एनालिटिकल बेंट ऑफ माइंड, और जो मेंस है दैट इज इंक्लाइन टुवर्ड्स आपने कितना डोमेन कवर किया है। तो प्रीलिम्स को भी आपको मिस नहीं करना, क्योंकि आपको जब रोक ही दिया जाएगा लाखों लोगों में, तो आप मेंस तक कैसे पहुंचेंगे? तो जब मेंस पढ़ते हैं, तो अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल अगर हम फिशरी सेक्टर पढ़ते हैं तो वी शुड बी एट टिप्स कि हमारे पास फिशरी सेक्टर कितना जीवीए में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिशरी सेक्टर इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद फिशरी सेक्टर कितना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, क्या एग्रीकल्चर जीडीपी में उसका परसेंटेज है, उसके बाद कितने लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। दीज आर द फ्यू फिगर्स। उसके इनलैंड फिशरी ज़्यादा है या फिर मरीन फिशरी ज़्यादा है, एक्वाकल्चर की कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं। दिस इज योर प्रीलिम्स। एंड इफ यू गो फॉर द मेंस, तो फिशरी सेक्टर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा क्यों है कि टेम्परेट रीजन्स ही आज की डेट में फिशरी सेक्टर में एक्सेल कर रहे हैं, यूएस, यूरोप, ये सब कंट्रीज क्यों आगे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस चीज़ से समझें तो एक टॉपिक के ही अलग अलग सेट आपके अलग अलग एग्जाम्स को एड्रेस करता है। तो आपको इन 3 महीनों में सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी मेहनत फोकस कर देनी है आपके ऑप्शनल पे, जिसको आपका फिर से वही बात कि आपको सिलेबस को फोकस करके आपकी प्रिपरेशन को 3 महीने, यानी कि सर आपके पास बचते हैं 3 into 4 12 हफ्ते अगर देखें मोर और लेस, तो 12 वीक्स में आपको अपने ऑप्शनल को कम से कम 1 बार और हो सके मैक्सिमम तो 2 बार फिनिश करना है। क्योंकि जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद आपके पास हार्डली 2.5 महीने बचते हैं, और उस 2.5 महीने में आपको 7 एग्जाम्स की बहुत ही होलिस्टिक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो इसके लिए इतना पैनिक क्रिएट होता है उस सिचुएशन में, उसको एड्रेस करने के लिए आपका ऑप्शनल रेडी रहना चाहिए। उन 3 मंथ्स में, उन 12 वीक्स में आपका जो 50% ऑफ द टाइम है दैट यू शुड डिवोट फॉर द ऑप्शनल सब्जेक्ट, और जो 50% टाइम है वो आपके चारों जीएस पेपर्स, एट द सेम टाइम नॉट नेग्लेक्टिंग योर एसे। तो ये जो हमारा ब्रेकअप रहेगा। अब इसमें स्टूडेंट का क्वेश्चन ये रहता है कि सर 10 घंटे तो इसी में निकल जाते हैं, देन हाउ शुड आई गो फॉर माई प्रीलिम्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पॉलिटी में मूवमेंट्स पढ़ते हैं तो गो फॉर द डिस्कशन, गो फॉर द नेम्स इन द मूवमेंट, कब मूवमेंट स्टार्ट हुई, कैसे हुई, उसका क्या रिजल्ट निकला, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, ये आपके प्रीलिम्स है। लेकिन ओवरऑल 1900 से लेकर 1947 तक मूवमेंट्स में क्या आइडियोलॉजिकल चेंजेस आए, ये आपका मेंस है। तो मूवमेंट ही आपको पढ़नी है उसी समय में 5 घंटे में, लेकिन दोनों पर्सपेक्टिव से। दैट विल एड्रेस योर प्री एज वेल एज मेंस। और जैसे ही सर हम जनवरी से लैंड करते हैं फरवरी में, अगर मैं अभी के सिनेरियो की बात करूं अपकमिंग प्रीलिम्स की, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल बिकम्स द की डायमंड मंथ, जिसमें मेंस आपको खत्म करके तुरंत यू हैव टू लैंड इनटू दोस प्रीलिम्स थिंग्स जो आपने पढ़ चुके हैं। और वो 3 महीने जब आप सिर्फ रिवीजन को डिवोट करते हैं, जैसे कि बाकी रिस्पेक्टेड फैकल्टी ने बोला कि आपकी टेस्ट सीरीज, आपके PYQs जो आप एनालाइज कर चुके हैं, वो सब चीज़ों को लेके जब आप आगे बढ़ते हैं तो देन इट बिकम्स अ केक वॉक फॉर यू। और जैसे प्रीलिम्स निकला, हफ्ते का ब्रेक लेते हैं। सबसे पहली जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप 1 हफ्ते का ब्रेक लीजिए और तुरंत अपना, जब तक रिजल्ट आने वाला है, मेंस को एक बार फिर से खत्म कर दीजिए, ताकि जैसे रिजल्ट आया पॉजिटिव होगा ऑफ कोर्स, जब इतनी मेहनत करेंगे। जैसे कि हमारे फैकल्टीज मेंबर्स भी हैं जो अपनी क्लासेस में ये इंश्योर करके चलते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे, कोई भी एक स्पेसिफिक ना रहे। तो वो चीज़ मैच करके अगर चलते हैं तो डेफिनेटली रिजल्ट पॉजिटिव है। और तुरंत फिर आपका जो पैनिक, जो पूरी पब्लिक, जो प्री क्वालिफाइड 10,000 लोगों के मन में पैनिक होगा कि अब मेंस की तैयारी शुरू करनी है, अब मुझे ऑप्शन शुरू करना है, आप उस पर्टिकुलर हर्डल से काफी आगे निकल चुके होंगे, एंड दैट बिकम्स द मेन फैक्टर फॉर सक्सेस इन द मेंस एग्जाम। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अपने व्यूअर्स और अपने एस्पिरेंट्स को बताना चाहता हूँ अभी के लिए। और मेंस के टाइम फ्रेम को अगर देखें सर, तो अगर हम 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए बात करें तो एस्पिरेंट्स आपके लिए बहुत बहुत टाइम है। आपका मेंस और आपका एसए मिनिमम 3 से 4 बार खत्म हो जाना चाहिए। और मेक श्योर कि अगर आपने इतना कर लिया तो आप वो 300 का जो बेंचमार्क है ना, जिसे कहते हैं सर टॉपर्स, जो 300 क्रॉस कर लिया वो यूपीएससी में टॉप 100 आ गया, और एसए में 150 का जो बेंचमार्क है, अगर आपने 300 यहाँ और 150 140 वहाँ, 440 आप टच कर गए पूरे मेंस में, तो यू बिकम, मेक श्योर यू आर गोइंग टू बी द टॉप 100 ऑफ द यूपीएससी। सो ये एक स्ट्रेटजी हमारे को बहुत ध्यान में रखनी है व्हेनेवर वी विल गो फॉर द जनरल स्टडीज मेंस एज वेल एज ऑप्शनल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा थोड़ा सा ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो आगे के सपने देख रहे हो, देखने सबको चाहिए।
तो क्वेश्चन मेरा रिस्पेक्टेड रितेश सर से है कि अगर एक स्टूडेंट मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है, जो कि डेफिनेटली इंडिया भर में बहुत कम लोग हर बार करते हैं, कोई एस्पिरेंट अगर मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेता है तो पीडब्ल्यू उसके पीआई में कैसी हेल्प करेगा, पीआई की तैयारी करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस भी है, तो इसके बारे में बताएं सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो एक मिसकॉन्सेप्शन होता है नए एस्पिरेंट के बीच में कि जो इंटरव्यू है या पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें वो नॉलेज की परीक्षा लेते हैं। तो लेट मी टेल यू दैट दे डू नॉट टेस्ट योर नॉलेज। आप ऑलरेडी प्रीलिम्स पास करके आए हो और ऑलरेडी मेंस आपने लिखा है, उसमें भी आपने सिलेक्शन पाई है, अब इंटरव्यू दे रहे हो आप, और इंटरव्यू तो है ही नहीं। अगर आपने सिलेबस पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण में क्या होगा, वो आपको जज करेंगे कि ठीक है आपका नॉलेज चेक कर लिया, आपका एक विजडम चेक कर लिया, लेकिन अभी ये चेक करना है कि आपकी पर्सनालिटी में वो पहलू है कि नहीं, कि आप ब्यूरोक्रेट बन सकते हो कि नहीं। अब पर्सनालिटी में कौन से पहलू होंगे, कॉन्फिडेंस, सिचुएशन को टैकल करने का तरीका। आप एक सिंपल सी बात समझो कि हम आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप 24 घंटे में कभी ना कभी एक सिचुएशन ऐसा आता होगा जो लगता होगा कि यार ये तो मैं अपने लाइफ का भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें भी मुझे दबाव महसूस हो रहा है, प्रेशर फील हो रहा है। या आप अपने घर में देख लो, आपके पेरेंट्स हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, वो भी डे टू डे लाइफ में 24 घंटे में एक बार झुझला जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि दैट आई कैन नॉट टेक इट एनी मोर। बट आप जा रहे हो पूरा जिला को संभालने, पूरा एक डिपार्टमेंट को होल्ड करने, हजारों सिचुएशन आएंगी। हाउ आर यू गोइंग टू टेकल दीज प्रेशर, वो इस पर्सनालिटी के पॉइंट को जांचना चाहते हैं। तो एक तो सिंपल सी बात है कि अब इसकी तैयारी कैसे होगी। तो जिस दिन आपकी पहली क्लास होगी पीडब्ल्यू में, उसी दिन से मेंस की, प्रीलिम्स की और इंटरव्यू की इंटीग्रेटेड तैयारी शुरू हो जाएगी। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आप सोचो कि एग्जामिनेशन के पूरे सिनारियो को देख लो। भारत में यही एक एग्जामिनेशन है जहाँ पे आप हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी भी पढ़ते हो, इकोनॉमी भी पढ़ते हो, साइंस भी पढ़ते हो, यानी कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप नहीं पढ़ते हो। अगर इतना कुछ जान लिया तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आएगा, फिर कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस रहेगा। तो जैसे जैसे आपकी क्लासेस बीतती जाएंगी, कॉन्फिडेंस लेवल पे आप प्रिपेयर होते रहोगे, और वही कॉन्फिडेंस शो होगा कहाँ पे, इंटरव्यू में। प्रेशर कैसे हैंडल करेंगे तो हम क्लास में बताते रहेंगे। हमारे फैकल्टीज मॉक इंटरव्यू लेते हैं, हमें से कई लोगों ने खुद इंटरव्यू दिया हुआ है। हम अपने अनुभव से बताएंगे आपको कि इस सिचुएशन में कैसे हमें हैंडल करना है, इस सिचुएशन में कैसे हमें रिएक्ट करना है, एक रिएक्ट करने का सही तरीका क्या हो सकता है। एथिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, वहाँ जब आप पढ़ते हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से लेकर बाकी सारी पहलू को समझते हैं, एक पर्सनालिटी के अलग अलग डायमेंशन को समझते हैं। एक पूरी जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी। आप जब क्लास में आएंगे, जब आप पढ़ेंगे, प्रीलिम्स भी, मेंस भी, इंटरव्यू, सब कुछ एक साथ चलेगा, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो फिर मॉक इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू को लेकर स्पेसिफिक क्लासेस होंगी, कुछ करंट अफेयर्स जो उस पीरियड में इंपॉर्टेंट हैं, जिस पे सवाल बन सकते हैं, उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेन किया जाएगा। 1-to-1 सेशन होगा आपके साथ, क्योंकि आप दहलीज पे पहुंचे हो, एक पुश के बाद आप फाइनल लिस्ट में हो गए। तो हम पीछे से भी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक एक फैकल्टी आपको 1-to-1 हेल्प करने के लिए भी रेडी रहेगी, आपको भरपूर समय मिलेगा और उससे आप आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं एक बहुत सिंपल सी बात आपको ट्रिक बताता हूं, उसको ध्यान रखिएगा। और ऐसे कई सारे ट्रिक आपको क्लास में बताए जाएंगे जो आपके लिए गाइडिंग फोर्स बनेंगे, गाइडिंग लाइट बनेंगे। प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स को एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो प्रीलिम्स का जो स्ट्रैटेजी है, व्हाट टू रीड, व्हाट नॉट टू रीड, अगर ये डिफरेंशिएट कर लिया तो प्रीलिम्स निकल जाएगा कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। मेंस की स्ट्रैटेजी क्या है, व्हाट टू राइट, व्हाट नॉट टू राइट, हाउ प्रिसाइजली यू कैन राइट इट, कैसे आप अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज करते हो। 200 वर्ड्स में लिखना है, सब लिखेंगे, आप कितने अच्छे से उसको मोती, जैसे होता है ना धागे में मोती पिरोते हैं, वैसे पिरोना है, एंड देन यू गेट थ्रू दैट। और इंटरव्यू में क्या है, व्हाट टू स्पीक एंड व्हाट नॉट टू स्पीक, क्या बोलना है और क्या चुपचाप दबा के रख लेना है। झूठ नहीं बोलना है, ऑनेस्ट रहना है, लेकिन कुछ बातों को दबा के रख भी लेना है, उसको ध्यान में रखना है। तो ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, और इसके लेकर हम आपको ट्रेन करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, व्हाट अ बैलेंस्ड आंसर, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे सोचते हैं कि दिन भर में कितने घंटे पढ़ना चाहिए। 8 घंटे सफिशिएंट है, 10 घंटे पढ़ना चाहिए या 16 घंटे पढ़ना चाहिए, रूम लॉक करके पढ़ना चाहिए,
ताला लगा के लोग बाहर चले जाते हैं, सभी स्ट्रेटजी करते हैं। तो विशाखा मैम से मेरा क्वेश्चन है कि कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए और कैसा हमारा टाइम टेबल होना चाहिए? यस मैम। आई थिंक जब भी आप किसी से पूछेंगे कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर लोग जो आपको बोलेंगे, देखो भाई सिलेबस बहुत है, लाइक सर सेड एवरीथिंग अंडर द सन, सिलेबस बहुत है। तो टाइम सबसे जो बड़ा आपका दुश्मन बन जाता है वो बन जाता है वक्त। पर मैं एक बात बता दूं, अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है तो वो भी सिर्फ वक्त ही है। इसको मैनेज करना सीखो और सबसे इम्पॉर्टेंट इसको बैलेंस करना सीखो। आप यूपीएससी को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हो। तो ईयरली कैसे बैलेंस करना है, सर हैज़ ऑलरेडी डिस्कस कि कब आप ऑप्शनल पे ध्यान दीजिए, कब आप प्रीलिम्स पे ध्यान दीजिए। जब प्री आने वाला है तो प्लीज़ मेंस को साइड करके थोड़ा प्री पे ध्यान दीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट आर। जब प्री नहीं है तो मेंस पे ध्यान दीजिए क्योंकि दोबारा वक्त नहीं मिलेगा। फिर आप जब ईयरली हो गया तो मंथली स्ट्रैटेजी है, मंथली है तो वीकली स्ट्रैटेजी है, और वीकली है तो वापस डेली। आपके पास इस तरीके से टाइम डिवाइडेड होना चाहिए, बट ओवरबर्डन अपने आप को कुछ कभी नहीं करना। एंड दैट इज़ द रीज़न आई वांट टू कम अप विद डेली आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे एक दिन में आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, आप नहीं कर पाते कि इतने मिक्स एंड मैच कर रहे हैं और दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है। तो पहली बात, अगर आपने मंथ में डिसाइड किया है या वीक में डिसाइड किया है कि ये मेरा सब्जेक्ट है विच इज़ आई एम गोइंग टू कवर, सो दैट इज़ वन स्टैटिक पोर्शन दैट यू हैव, बट उससे ऑब्सेस नहीं होना है। कभी गाड़ी चलाई है, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो बिगनर होते हैं ना वो हैंडल को ऐसे पकड़ के रखते हैं, उसके बाद जो क्लच होता है वो अलग परेशान, जो आप गियर लगाओगे वो अलग परेशान। क्यों? क्योंकि आपका फोकस सिर्फ एक जगह है। तो बेसिक्स एंड स्टैटिक्स आर इम्पॉर्टेंट, बट उसके साथ आपको बाकी एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना है। क्या है? करंट अफेयर्स। सो डिवाइड योर डे इन 2 हाफ। कौन सा? बेसिक्स जो आपको बोला गया है। सेकंड, करंट अफेयर्स जो कि आपको डेली पढ़ने हैं। तो न्यूज़पेपर का टाइम डिसाइड कीजिए कि चलिए आपने हिंदू डिसाइड किया। अब मैं अक्सर लोगों से बोलती हूँ कि पीपल कम टू मी कि मैम कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, लाइमन भी पढ़ लूँ, हिंदू भी पढ़ लेता हूँ, एक्सप्रेस भी पढ़ लेता हूँ। मैं कि पेपर दे रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, सो 1 पेपर इज़ फाइन, एक ले लो, जो लेना है दैट इज़ इनफ। बिकॉज बेसिक जो आपका रीज़न है दैट इज़ एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आपके पास जो टॉपिक्स मोर देन वंस आ रहे हैं उनको आपको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करना है, और जो ऐसे ही बार बार आ रहे हैं उनको पढ़ के छोड़ देना है। एक न्यूज़पेपर पढ़ा, आपकी करंट की मैगजीन्स हैं उसको आप वीक एंड में, मंथ के एंड में पढ़ ही लेते। फिर आपके पास लेक्चर्स भी हैं, हम तो टाइटन लेकर आ रहे हैं, प्रहार लेकर आ रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करेंगे, वो लेक्चर्स भी हैं आपके पास। आपको खुद को अपनी स्टैटिक की बुक भी पढ़नी है। सो डिवाइड योर डे इनटू 2 हाफ। 1/3 आप करंट अफेयर्स, अपनी मैगजीन्स, अपने लेक्चर से प्रिपेयर करें, कीजिए। 2/3 आई एम नॉट सेइंग डे, आई एम सेइंग स्टडी आवर्स। वो चाहे आपने 8 आवर्स डिवाइड किए हैं कि 8 आवर्स आई एम गोइंग टू गिव, देन आई एम गोइंग टू गिव 1/3 करंट अफेयर्स, 2/3 आपके जो बेसिक्स आप कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए। नाउ लाइक आई सेड, गाड़ी चलाने में ना मल्टीपल सिस्टम होते हैं, एक हैंडल होता है, गियर होता है, क्लच होता है। सिस्टम पे आप किसी को भी इग्नोर मारोगे, आप कहीं भी जाके एक्सीडेंट कर सकते हो। दैट्स वे कम द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट लर्निंग, इट्स अबाउट बिकमिंग। आप एक डिफरेंट इंसान होते हो इस प्रोसेस के बाद, चाहे आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता। एंड वन थिंग यू लर्न इज दैट लाइफ इज अबाउट फाइंडिंग अ बैलेंस इन लाइफ। अब आप बहुत सारे लोगों से पढ़ेंगे, सिलेक्शन होने के बाद काफ़ी लोग कुछ कहते हैं, कुछ नहीं होते तो पीपल गिव यू सम रीज़न। कुछ लोग कहते हैं लॉक कर दो, सोशल मीडिया का कुछ भी मत हाथ लगाइएगा, भूल जाओ घर वालों को। अरे 1 ही महीने की तो परीक्षा है, तपस्या है बेटा, तपस्या करो। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ चढ़ी गई। नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। फ्रॉम गांधी जी टू बुद्धा, दे सेड वन थिंग। बुद्धा भी व्हेन ही वाज अबाउट टू डाई, तपस्या के टाइम पे, तब व्हेन अ लेडी गेव हिम खीर कि ना खीर खा लीजिए, वो रिवाइव करते हैं। एंड देन ही लर्न वन थिंग इन लाइफ, दैट इज मध्यम मार्ग, बैलेंस। अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को मत भूलिए। अगर आप सुबह अपने लिए 1 घंटा निकालते हैं फिजिकल हेल्थ के लिए, निकालिए। शाम को अगर आप 1 घंटा निकाल रहे हैं मेंटल हेल्थ के लिए, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कीजिए। बिकॉज देयर वाज दिस न्यूरोलॉजिस्ट, शी सेड वंस that I was at a failure in my life despite that I was a PhD once. And the reason was I was not balancing. और उसने सुबह शाम थोड़ी सी रनिंग करनी शुरू की 25 hours. Now scientifically, maybe I'm a science teacher, that's why I say such things. Scientifically, अब जब एक इंसान रन करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसके न्यूरॉन्स हमेशा
यंग रहते हैं, रीजनरेट होते हैं, उसकी मेमोराइजिंग लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती है. सो डोंट टेक इट एज अ टाइम कि आपको यूपीएससी से डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, नहीं. दिस इज अ टाइम जो कि आपको रीजनरेट कर रहा है, जिससे कि आप पूरे दिन की बैटल को लड़ सकें. एंड दिस इज अ टाइम जो कि आपको यूपीएससी में मल्टी डायमेंशनलिटी लाने में मदद करेगा. एंड दैट्स वे यू गोइंग टू बैलेंस योर टाइम. नॉट फॉरगेटिंग हु यू आर, नॉट फॉरगेटिंग योर प्रायोरिटीज, योर इमोशनल बैलेंस. अपने फैमिली का टाइम दीजिए. और अगर आपने डिसाइड किया है कि ये 8 आवर्स हैं जो कि मैं खुद को देना चाहता हूँ, देन गिव इट. बिकॉज बिलीव मी, कोई आपसे कुछ भी कहे कि 1 साल की डेडिकेटेड चाहिए तो होगा, देयर आर पीपल जो कि 8 महीने भी कर लेते हैं. देयर आर पीपल जिनके पास मेंस के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो कोई सर्विसेज में लगे हुए थे. उन्होंने सिर्फ टेस्ट सीरीज उठाई और पढ़ा और निकल के चले गए. क्यों? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम उनकी जो मेंटल हेल्थ थी वो साउंड थी. सो डोंट बी अ स्लेव ऑफ एनी प्रिपरेशन. आप कुछ भी क्यों करना कर रहे हैं, एस्पिरेशंस अच्छी चीज़ होती हैं, पर टाइम को इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि एट द एंड यू आर अ विनर इन एनी केस. Thank you so much, ma'am. Thank you everyone. Now we'll have the next panel and some next set of questions जो हमारे बच्चों ने हम लोग से पूछे हैं. Thank you everyone. Thank you. तो अब हमारे साथ है दूसरा अनुभवी पैनल हमारे यूपीएससी के टीचर्स का, जो प्रहार बैच, संकल्प बैच और टाइटन बैच में पढ़ाने जा रहे हैं. तो कुछ और बच्चों के क्वेश्चंस हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग जो हम इनसे पूछेंगे. तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन जिया सर से होने वाला है. वो क्वेश्चन ये है कि ऑप्शनल को हम चूज कैसे करें, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हमने गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया तो आई एम गॉन. सो हाउ डू वी चूज द ऑप्शनल सब्जेक्ट, कि जो मुझे अच्छा लगता है वो ले लूँ, या जिसमें मैं तेज हूँ वो ले लूँ, या जो स्कोरिंग है वो मैं ले लूँ, या जो मेरे सीनियर्स बता रहे हैं वो मैं ले लूँ. तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करें? वेल हमने पीडब्ल्यू पे जो स्टार्टिंग में वीडियोस बनाए थे उसमें से एक वीडियो ये भी था कि हाउ टू चूज ऑप्शनल. तो अगर उसको समराइज मैं करूँ, या उसको मैं इस बिल्कुल एक जनरल उसके लिए बोलूँ जिस स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं पता, कुछ पैरामीटर्स हैं जब हम ऑप्शनल सिलेक्ट करते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, एक इंटरनल है, दैट इज इंटरेस्ट. जब तक स्टूडेंट का इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर ऑप्शनल में नहीं होगा वो उसे नहीं कर पाएगा. ऑल्दो यूपीएससी में कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं है कि आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है आपका ऑप्शनल वही होना चाहिए. देयर इज अ कंप्लीट फ्रीडम. देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ 26 ऑप्शनल्स. फिर लिटरेचर्स हैं, तो आप जैसा भी ऑप्शनल आप लेना चाहें ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंटरेस्ट के बाद एक ये इंटरनल फैक्टर हुआ. एक्सटर्नल फैक्टर में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो एक जगह नहीं मिल पाते हैं, उनका रिसोर्स हमें एक पॉइंट पे नहीं मिल पाता है. अब बहुत रेयर ऑप्शनल है, रेयर इन द सेंस कि उसको बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, इसलिए उसके रिसोर्सेज जो है वो बहुत लिमिटेड हैं. कुछ ऑप्शनल्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं और जनरली स्टूडेंट उस पर अट्रैक्ट भी हो जाता है. ज़रूरी नहीं है जो ऑप्शनल फेमस है हम उसमें अच्छा कर पाएंगे. मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ऑप्शनल सिलेक्ट करना चाह रहे हो और आप इस डिलेमा में हो तो यू जस्ट एक छोटा सा एक वो है कि फर्स्ट यू शॉर्टलिस्ट 2-3 ऑप्शनल हो जाते हैं. जब वो ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट हो जाए तो आप उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, आंसर्स मत जाइए. आप जब उसके आंसर्स क्वेश्चंस को जब आप देखेंगे और अगर आपको मैं मानता हूँ 50% क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अभी आंसर तो एक आगे की चीज़ है, 50% क्वेश्चन अगर समझ में आ गया कि ये क्या कहना चाह रहा है या क्या पूछना चाह रहा है, आधे भी आ गए तो हाँ आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप उसको कर पाएंगे. एक और चीज़ जो फैक्टर हम देखते हैं ऑप्शनल सिलेक्ट करते वक्त वो है ओवरलैपिंग इन जीएस, क्योंकि वो एक टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से, प्रिपरेशन के टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट जीएस में प्रीलिम्स में अगर आपको 18 या 15 क्वेश्चन दे के जा रहा है और मेंस में अगर आपका वो 75 to 100 मार्क्स दे के जा रहा है तो दैट इज समथिंग जो आपको उतनी मेहनत कंपैरेटिवली कम करनी पड़ेगी. जो ऐसे का ट्रेंड है वो भी कई बार ऑप्शनल को सिलेक्ट करने में काम आ जाता है, क्योंकि 250 नंबर का ऐसे अगर उसमें से आपको 2 टॉपिक्स भी ऐसे मिल जाते हैं, एक टॉपिक भी ऐसा मिल जाता है जो आपके ऑप्शनल में आ रहा है और आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो यू कैन गेट दैट एज. सो दिस आर लाइक फ्यू थिंग्स. जैसा मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है. एंड किसी भी मिथ पे, मतलब मैं सारे एस्पिरेंट से कहूँगा, मिथ पे और जो दूसरे कह रहे हैं कि ये ऑप्शनल का आजकल ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड किसी ऑप्शनल का नहीं होता. ट्रेंड सिर्फ एक ही चीज़ का होता है, आपकी मेहनत का. मेहनत से अच्छा ट्रेंड कोई नहीं है. आप जिस ऑप्शनल में जो भी आपको इन पैरामीटर्स पे सूट करेगा आप उस ऑप्शनल को लीजिए, उसमें अपना एफर्ट दीजिए. पीडब्ल्यू क्योंकि हम ऑप्शनल्स भी आएंगे तो हम जितना आप एफर्ट लगाओगे उतना ही हम भी उन चीज़ों में एफर्ट लगाएंगे आपके साथ, एंड टुगेदर वी विल डेफिनेटली क्रैक दिस
एग्जाम. सो ऑप्शनल्स, यस, 2-3 पैरामीटर्स हैं. सबसे पहला इंटरेस्ट है, उसके बाद जो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है, एंड देन ओवरलैपिंग इन जीएस. 3 चीजें हैं जिनको प्राइमरी पैरामीटर माना जा सकता है. थैंक यू सो मच सर. क्या 1 घंटे के आपने वीडियो को क्या समराइज किया, बहुत बढ़िया. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है. आंसर राइटिंग का क्या होगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो हिंदी में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में कंटेंट पढ़ते हैं? क्या पीडब्ल्यू सिर्फ मेंस के टॉपिक्स पढ़ाएगा कि आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगा? अभिषेक सर, ये क्वेश्चन आपसे है. सर डेफिनेटली जो है आंसर राइटिंग हम टारगेट कर रहे हैं. जैसे कि मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि वी आर टारगेटिंग मेंस, कि मान के चलो कि तुम्हें रैंक 1 लेकर आना है, उस हिसाब से तैयारी करना है. और प्रीलिम्स को टारगेट ना करके मेंस टारगेट करो. प्रीलिम्स तो ईजी हो जाएगा अगर आप मेंस ठीक से पढ़ रहे हैं तो जैसा कि अभी हम लोग जो है लॉन्च वीडियो में बात कर रहे थे कि हर क्लास के साथ एक मॉडल आंसर भी होगा. तो हर क्लास में डिस्कशन होगा कि उससे पहले PYQs क्या आ चुके हैं, PYQs में एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, क्या पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए थे उन आंसर्स में. और फिर हर क्लास के साथ एक मॉडल आंसर भी है, मॉडल आंसर का डिस्कशन भी है, विच विल हेल्प यू एस दी आंसर राइटिंग जो है फॉर UPSC. प्लस वील हैव सेपरेट सेशंस फॉर आंसर राइटिंग, कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं, उसका फंडामेंटल्स क्या है, बेसिक्स क्या है. कि भाई अगर इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन आपको करना है तो इंट्रो के बारे में आपको किस तरह सोचना है, बॉडी में कितने वर्ड्स एलोकेट करने हैं, इंट्रो में कितने वर्ड्स एलोकेट करने हैं, और कंक्लूजन किस डायरेक्शन में जाएगा. प्लस फिलॉसफी ऑफ कंक्लूजन, फिलॉसफी ऑफ इंट्रोडक्शन एंड द फिलॉसफी ऑफ होल आंसर. प्लस जो है आंसर राइटिंग में अगर डिस्कस लिखा है तो डिस्कस का मतलब क्या है, हाउ टू डिकोड अ क्वेश्चन. तो डिस्कस अगर होगा तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा. अगर लिखा हुआ है कि कमेंट करिए तो कमेंट का इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा. अगर उसमें क्रिटिकली एनालाइज लिखा है, एलुसिडेट लिखा है, तो पूरा फिलॉसफी ऑफ द होल आंसर, अप्रोच ऑफ द होल आंसर चेंज हो जाता है. तो ये सारा डिस्कशन हम लोग क्लासेस में करेंगे. तो ये बिल्कुल भी ग्रे एरिया नहीं है हमारे पीडब्ल्यू की एनालिसिस में, हमारे पीडब्ल्यू की स्ट्रैटेजी में. तो वी विल बी टेकिंग केयर ऑफ होल आंसर राइटिंग, एंड आई एम श्योर कि आंसर राइटिंग सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो उनको हेल्प करेगी मेंस टारगेट करने के लिए. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू. जो हमारे बच्चों ने, हमारे एस्पिरेंट्स ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो हमारे एस्पिरेंट्स का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हम क्लास 11-12 में होते हुए यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? तो ये क्वेश्चन शशांक सर से पूछा गया है. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर कि क्या हम 11-12 में रहते हुए एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें. पिछले कुछ सालों में बहुत ही यंगस्टर्स सेलेक्ट हुए हैं, बहुत ही यंग जनरेशन आई है, एंड दैट टू इन द वेरी फर्स्ट ईयर उन्होंने बहुत अच्छे रैंक अचीव किए हैं. तो 11-12 में अगर कोई बच्चा है वो सिविल सर्विस के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि एनीवेज उनको 11-12 पढ़ना ही पढ़ना है. अपार्ट फ्रॉम दैट NCERT इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर 11-12 स्टैंडर्ड. प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को भी अगर देखें तो NCERT जितना रेलेवेंट आज के डेट में हुआ है सर, उतना पहले शायद नहीं हुआ होगा. स्पेशली 12th बायोलॉजी की बात कर लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं, ज्योग्राफी के बहुत से एरियाज़ हैं. तो अगर 11th और 12th का बच्चा है जो इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्लॉट है, बहुत बड़ा एरिया है. जनरली इंडिया में एक परसेप्शन क्या चला आता है, डॉक्टर एंड इंजीनियर, एंड देन द थर्ड ऑर्बिट इज फॉर सिविल सर्वेंट्स. Now, what about the economic student? What about the humanities student? What about the student who opts for commerce? ये एक वो एरिया है जो सबसे बड़ा एक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है. उन बच्चों को एक बहुत बड़ा होप मिल रहा है कि 11-12 से हम प्रिपेयर करना चाहते हैं. ओके, यस, यू कैन प्रिपेयर एंड वी आर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर दैट. रही बात कि क्या उस समय से प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं है, दे आर टू यंग. लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगा, इस एग्जामिनेशन में अगर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड से बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन ये है, दिल लगा के पढ़िए. 11th-12th के सब्जेक्ट को अच्छे से, वो तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा. NCERT को बहुत अच्छे से पढ़िए. पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन, जॉइन TEDx, TEDx, टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन कीजिए. अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए. किसी स्पोर्ट्स में अपनी हॉबी को स्पीयर हेड कीजिए, क्योंकि UPSC एग्जामिनेशन में सर जब हम पर्सनालिटी की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो वो एक दिन में डेवलप नहीं होता. और मेरा ये मानना है कि बच्चे पढ़ाई के अलावा अपनी पर्सनालिटी पे फोकस करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, किसी हॉबी को कल्टीवेट करें, अपने कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं. न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना उनके लिए बहुत, इट विल बी टू टफ, लेकिन हाँ, वो अपने नॉलेज को स्पीयरहेड कर सकते हैं, जनरल नॉलेज को. और मुझे लगता है ये सही तरीका होगा 11-12 के स्टूडेंट के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं.
थैंक यू सर। थैंक यू सो मच शशांक सर। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं अपने रिवीजन पे और प्रैक्टिस पे कितना टाइम दूं। श्रेया मैम, आपसे ही क्वेश्चन है कि कैसे हम यूपीएससी के सिलेबस का रिवीजन करें प्रिपरेशन के साथ साथ, और कितनी हम प्रैक्टिस करें। Right, that is a very, very important question. Mostly every aspirant considers it. Now the thing is, any kind of preparation done without revision is all waste. वो retention 50, 40, 60% at max on a very high functioning individual रहेगी. तो whatever a person is reading, I always say that make small short notes, flying notes, whatever flyers, whatever you can make, mind maps, जो भी कुछ बनाना बहुत ज़रूरी है revision के लिए। साथ ही में बात प्रैक्टिस की आती है। सो वट एवर यू हैव रेड, मुझे लगता है जैसे हमारा कोर्स में भी मॉड्यूल है, वी स्टडी फॉर 6 days एंड द 7th day वी हैव अ टेस्ट, दैट इज़ अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट इट, बिकॉज अगर आपने उसे टेस्ट ही नहीं करा कि वट यू लर्नड एंड वट यू हैव रिटेन्ड, there is going to be no point, because there are 3 very important things that come with revision and practice. Firstly, you get clarity. This is what I've read, this is what I know. Then you get confidence, like this is what I've read, and these many questions that were asked from this segment were correctly answered. And thirdly, you get accuracy, which is very important for this exam. Like whatever amount of knowledge you have, if you can't accurately attempt the question, there's no point. So you have to be very sound on these 3 parameters, which is only possible in case you are revising well, in case you are practicing well. So I would say it is very, very important. Also, weekly usko properly segment करने के साथ साथ में you have to make sure that at least 2 months before the prelims examination, your syllabus has to be done, and those last 2 months should be there for 3 revisions. 1 complete revision, 2 quick revisions. That would be like my suggestion as to how to go about it. Wow. थैंक यू सो मच मैम, एंड राइटली सेड। जिस तरह कि हमारे प्रहार बैच, संकल्प बैच, टाइटन बैच सभी के अंदर हर क्लास के बाद 10 MCQs दे रहे हैं हम लोग प्री की तैयारी कराने के लिए, एक मॉडल आंसर दे रहे हैं मेंस की तैयारी के लिए। तो प्रैक्टिस तो लगातार हर दिन हर क्लास के साथ हो रही है, और साथ ही साथ रिवीजन तो करना ही पड़ेगा भाई, हर संडे टेस्ट है, हर वीक में टेस्ट है, तो दोनों चीज़ें कवर हो रही है। सो मूविंग ऑन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज NCERT के ऊपर। NCERT के ऊपर काफ़ी बात होती है यूपीएससी की तैयारी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मंजू मैम से है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ NCERT और कैसे पढ़े NCERT को यूपीएससी की तैयारी के लिए। थैंक यू सर। सो काफ़ी पूछा जाने वाला है एंड स्टूडेंट के मन में बहुत सारे ये जो सवाल हैं कि शुरुआत की जो तैयारी है वह आप कैसे करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT जो है एक रिलायबल एंड ऑथेंटिक सोर्स होता है। काफ़ी सारा GS, अगर हम GS पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत आपको हेल्प मिल जाता है। इवन जब आपका जो बैकग्राउंड है वह नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड ना हो, तो आपको GS के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो ये कवर करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यूपीएससी इवन अगर आप एवरी ईयर देखेंगे तो 30 to 35% जो क्वेश्चन है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूपीएससी NCERT से पूछता है। एंड अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो आपको वहाँ से समझ में भी आ जाएगा। तो एक NCERT को आप एक अपना जो बेस है वह बना सकते हैं, अपना जो स्टैंडर्ड बुक्स है उसको समझने के लिए आप जो NCERT है आपका GS पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत अच्छा जो आपका फाउंडेशन है वह बना सकता है। सो काफ़ी इंपॉर्टेंस है NCERT का। थैंक यू सो मच मैम। और अगला क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मुझे लग रहा है कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबके दिमाग में होगा कि यार एक तरीका तो ये होता है कि खुद गलती करके सीखो, और दूसरा होता है दूसरों की गलतियों से सीख लो। वो लोग जो पहली बार एस्पिरेंट रह चुके हैं, यूपीएससी का पेपर दे चुके हैं, तो वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट द बिगनर्स या फर्स्ट अटेम्प्ट्स वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो करते हैं। आदित्य सर, आप तो रिसेंटली यूपीएससी इंटरव्यू दे के आए हैं, और डेफिनेटली आपका भी जो फर्स्ट अटेम्प्ट रहा होगा और वहाँ से यहाँ तक आप में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा। तो आई थिंक यू कैन आंसर दिस बेस्ट। एब्सोल्युटली सर, गलतियाँ खुद करके सीखो या गलतियाँ दूसरों की गलती देखो और सीख लो, ये बहुत सही है सर। व्हेन आई वाज ऑन दैट साइड ऑफ द टेबल, तो ऐसी ऐसी गलतियाँ जो कॉमन भी हैं और अनकॉमन भी है। हर बच्चे अपनी गलती अलग भी करते हैं औरों से, और काफ़ी बच्चे कॉमन भी गलतियाँ करते हैं जो सभी कर रहे हैं। एक गलती है कि NCERTs को हल्के में लेना, फाउंडेशन को हल्के में लेना, कि क्लास के लेक्चर के नोट्स पढ़ लो या स्टैंडर्ड जो बुक्स आ रही हैं, रेफरेंस बुक्स आ रही हैं, मोटी मोटी बुक्स आ रही हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। दूसरी गलती होती है कि टेस्ट सीरीज को लाइटली लेना। बॉडी लैंग्वेज जो हमारी बॉडी साइकिल होती है वो उसको प्रिपेयर करना होता है एटलीस्ट बिफोर 2 months। स्टार्टिंग मार्च, स्टार्टिंग अप्रैल आपको टेस्ट उस टाइम पे देना है जिस टाइम पे पेपर होता है। उस हर पूरे 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे पेपर आपको बैठे रहना है उसी टाइम टेबल में जब पेपर है।
और भी गलती है सर कि भेड़ चाल, ऑप्शनल देखा कि ये ऑप्शनल इस साल जैसे अभी सर ने बताया था कि ऑप्शनल ये हिट है, इसमें ये ज़्यादा पॉपुलर है, इसके नोट्स अच्छे मिल जाते हैं, उसके नोट्स नहीं मिलते हैं, वहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स एक बहुत ही मतलब इट्स अ वेल ऑफ मिस्टेक्स। तो इतने बड़े बड़े ऑप्शनल लेना, देन बाद में रियलाइज़ करना कि ऑप्शनल नहीं अच्छा, फिर ऑप्शनल स्विच कर लेते हैं, फिर सेकंड अटेम्प्ट तक आते तक, थर्ड अटेम्प्ट तक आते तक वो 3 ऑप्शनल पढ़ चुके होते हैं, कमांड एक में भी नहीं आती। ठीक है, एक गलती और कि अच्छा मैं प्री की तैयारी कर लेता हूँ, मेंस की जब आएगा तब देखा जाएगा। ये तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव है, ये तैयारी होलिस्टिक है, ये स्टार्ट होती है मेंस कम प्रीलिम्स से। तो आप आंसर राइटिंग को बहुत बहुत पहले से शुरू से करना शुरू कीजिए। सब्जेक्ट पढ़ा, उसका कंसेप्ट का पूरा डेप्थ आपने स्टडी किया, फिर उस पर एक आंसर खुद ही सोचा, जो PYQs में कोई क्वेश्चन देख के कि उसका पहले एक आंसर अपना खुद से लिख के देखता हूँ, वो मॉडल आंसर से कितना क्लोज आ पा रहा हूँ। एनालिसिस नहीं करना, स्टैटिक पोर्शन को खत्म करते करंट अफेयर्स को ही छोड़ना कि ठीक है मैगजीन आएंगे, मैगजीन से पढ़ लूँगा, वो नहीं करना होता है। न्यूज़ को खाली मैगजीन से पढ़ने में नुकसान ये होता है कि न्यूज़ का फॉलो अप नहीं पता चलता। वाई दिस न्यूज़ वॉज इन न्यूज़, बिकॉज इसके कितने इवेंट्स हुए, कितने डेवलपमेंट हुए, तब जाके आपको ये न्यूज़ आज दिख रही है। एक गलती और सर ये है कि सोशलाइजेशन लोग ज़्यादा भी करते हैं, सोशलाइजेशन लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह प्रॉब्लम है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है, बेल कर्व, अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा तो पढ़ाई नहीं होगी, स्ट्रेस बहुत कम होगा तो पढ़ाई नहीं होगी। एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए हर चीज़ का, स्ट्रेस का भी, टाइम का भी, दोस्तों का भी, मिलने जुलने का भी, फैमिली का भी, वो मेंटेन करके रखना चाहिए हर चीज़, हर समय। सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट तक आते आते समझ में आने लगता है कि व्हाट टू स्किप एंड व्हाट विल डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ पेपर। और सर बाकी तो स्मार्ट वर्क एब्सोल्युटली नेसेसरी है। मैं हार्ड वर्क को क्रेडिट देता हूँ, यस है क्रेडिट, पर सर स्मार्ट वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क स्मार्ट, ये चीज़ है। हाँ, सो दैट सम्स इट अप। वैसे तो बच्चे अपनी गलतियाँ खुद करिए, फेल फास्ट एंड देन ट्राई अगेन। सो दैट सम्स अप विद द सेकंड पैनल एज वेल। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे बच्चों ने कमेंट्स के अंदर मेल करके हम लोग को पूछे, ऐप के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे, इंस्टाग्राम पे DM भी किए थे। तो आई होप आज आप लोग के काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे, और जो कन्फ्यूजन दूर नहीं हुए हैं वो आप अपनी ओरिएंटेशन क्लास में दूर कर सकते हैं। तो प्रहार बैच की ओरिएंटेशन क्लास 7 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, 8 नवंबर को भी होगी, 9 को भी होगी, और ये सारी ओरिएंटेशन क्लास फ्री रहेगी। प्रहार बैच 2023 UPSC एस्पिरेंट्स के लिए है। इसी तरह से संकल्प बैच 2024 UPSC एस्पिरेंट्स के लिए 15 नवंबर से क्लास है, उसकी भी स्टार्टिंग की हर सब्जेक्ट की पहली क्लास फ्री है। तो वहाँ पाएंगे ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ऐसी बहुत सी और बातें होंगी कि क्या गलती करते हैं, क्या गलती नहीं करनी है, और इस तरह से कैसे NCERT को पढ़ना है, कैसे टाइम टेबल अपना मैनेज रखना है। तो पूरी आपको अप्रोच बताई जाएगी, आपका पूरा एटीट्यूड डेवलप किया जाएगा UPSC एग्जाम के लिए। तो डेफिनेटली उस फ्री क्लास को आई विल रिकमेंड टू ऑल द UPSC एस्पिरेंट्स कि आप उसको जरूर अटेंड करें, भले ही बैच आप ले ना लें, बट वो ओरिएंटेशन क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इंडिया के बेस्ट UPSC मेंटोर्स जब उसको दे रहे हैं तो यार मिस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।